दोस्तों, नेपाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसने सिर्फ काठमांडू ही नहीं बल्कि पूरे भारत नेपाल बॉर्डर के माहौल को हिला दिया है। जिस फैसले को बालन शाह सरकार अपनी सख्ती और आर्थिक नियंत्रण का बड़ा कदम बता रही थी, उसी फैसले पर अब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ब्रेक लगा दिया है कि सत्ता के गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। सोचिए, एक आम नेपाली नागरिक जो रोज की जरूरत का सामान लेने भारत के सीमावर्ती बाजारों में आता था, अचानक उसके हाथ में पकड़े बिस्किट के पैकेट, मसालों की छोटी पुड़िया, चिप्स या बच्चों के खाने पीने की चीजें भी शक की नजर से देखी जाने लगीं। बॉर्डर पर खड़े अधिकारी लोगों के बैग खोल खोल कर जांच कर रहे थे और अगर सामान की कीमत 100 रुपये से ऊपर निकल गई तो भारी कस्टम ड्यूटी ठोक दी जा रही थी। धीरे धीरे हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि तराई मधेश इलाके में लोगों का गुस्सा फूटने लगा। कई जगह नेपाली जनता और अधिकारियों के बीच बहस, धक्का मुक्की और टकराव जैसी स्थिति बनने लगी। जो सीमा कभी दोनों देशों के लोगों के बीच अपनापन और रोजमर्रा की जिंदगी का पुल मानी जाती थी, वही सीमा अचानक डर और सख्ती का प्रतीक बनने लगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यह मामला नेपाल की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत में दलील दी गई कि 100 रुपये से ज्यादा के सामान पर ड्यूटी लगाने का फैसला खुद नेपाल के कस्टम एक्ट 2024 की भावना के खिलाफ है। इसके बाद जस्टिस हरिप्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढूंगाना की संयुक्त पीठ ने ऐसा अंतरिम आदेश सुनाया जिसने पूरी सरकार को झटका दे दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगला आदेश आने तक इस विवादित नियम को लागू नहीं किया जाएगा। यानी अब प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और बाकी अधिकारियों को फिलहाल पीछे हटना पड़ा है। यह सिर्फ कानूनी फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे नेपाल की राजनीति में जनता की ताकत बनाम सत्ता की सख्ती की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले ने सीमा पर रहने वाले हजारों परिवारों को राहत दी है, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर सिर्फ व्यापार का गंसाल किया जा रहा है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी की धड़कन है। यहां लोग रिश्तेदारी निभाते हैं, रोजमर्रा की खरीदारी करते हैं और दोनों देशों की संस्कृति एक दूसरे में घुली हुई है। ऐसे में छोटी छोटी चीजों पर भारी टैक्स लगाने का फैसला लोगों को सीधे अपनी जिंदगी पर हमला जैसा लगने लगा था। अब नेपाल में एक नया सवाल उठ रहा है, क्या बालन शाह सरकार ने जनता की नब्ज समझने में बड़ी गलती कर दी? क्योंकि जिस फैसले को आर्थिक सुधार बताया जा रहा था, वही फैसला अब सरकार की छवि पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और असली सस्पेंस अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का यह सिर्फ अंतरिम आदेश है, अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। अगर अदालत ने आगे भी इस नीति को गलत ठहरा दिया तो यह बालन शाह सरकार के लिए सिर्फ कानूनी हार नहीं बल्कि राजनीतिक झटका भी बन सकता है। वहीं अगर सरकार दोबारा इस नियम को किसी नए रूप में लागू करने की कोशिश करती है तो सीमा क्षेत्रों में विरोध और ज्यादा भड़क सकता है। नेपाल की सीमाओं पर इस समय जो खामोशी दिखाई दे रही है, उसके पीछे आने वाले बड़े राजनीतिक भूचाल की आहट साफ सुनाई देने लगी है। नेपाल में जो हुआ है उसे सिर्फ एक कस्टम ड्यूटी विवाद समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असली कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। यह मामला अब धीरे धीरे नेपाल की सत्ता, जनता और भारत के साथ उसके रिश्तों की परीक्षा बनता जा रहा है। दरअसल नेपाल की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी सच्चाई यह है कि सीमा पर रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी भारत से जुड़ी हुई है। उनके लिए भारतीय बाजार कोई विदेश नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों का सबसे आसान सहारा है। ऐसे में जब अचानक चिप्स, बिस्किट और मसालों तक पर सख्ती शुरू हुई तो लोगों को पहली बार लगा कि सरकार जमीन की हकीकत से कट चुकी है। यही वजह है कि यह मुद्दा इतना तेजी से भड़क गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी छोटी रकम पर इतनी सख्ती क्यों की गई? कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नेपाल के अंदर इस समय राष्ट्रवाद दिखाने की राजनीति बहुत तेजी से बढ़ रही है और जब भी नेपाल में अंदरूनी राजनीतिक दबाव बढ़ता है तब भारत से जुड़े मुद्दों को उछालकर जनता का ध्यान मोड़ने की कोशिश होती है। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस फैसले ने सीमा पर रहने वाले उन्हीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को नाराज कर दिया जो हर सरकार की असली ताकत होते हैं। अब अगर यह गुस्सा बढ़ता है तो नेपाल के तराई मधेश इलाके में सरकार विरोधी माहौल और तेज हो सकता है। खास बात यह है कि यही इलाका नेपाल की राजनीति में बहुत बड़ा असर रखता है। एक और बेहद दिलचस्प संकेत इस पूरे घटनाक्रम में छिपा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इतनी तेजी से दखल देना बताता है कि नेपाल की सत्ता के अंदर भी सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। वहां संस्थाओं के बीच खींचतान बढ़ रही है।
अदालत ने जिस तरह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय को रोक लगाया, उससे यह संदेश गया है कि सरकार के हर फैसले को अब बिना सवाल के स्वीकार नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में संभव है कि नेपाल सरकार खुलकर पीछे हटने के बजाय कोई नया नियम लाए। शायद ड्यूटी की सीमा बढ़ा दी जाए या सिर्फ बड़े व्यापारिक सामान पर सख्ती की जाए, क्योंकि सरकार पूरी तरह यू टर्न लेने से बचेगी, वरना विपक्ष इसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देगा। लेकिन सबसे बड़ा असर भारत नेपाल रिश्तों पर दिख सकता है। अभी तक दोनों देशों की खुली सीमा को दुनिया में अनोखा उदाहरण माना जाता था। अगर नेपाल में इसी तरह छोटे छोटे सामानों पर सख्ती बढ़ती रही तो लोगों के बीच भरोसा कमजोर होने लगेगा, और जब जनता के बीच भरोसा टूटता है तब राजनीतिक रिश्ते भी धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगते हैं। मगर यहां एक और बड़ा खेल छिपा हो सकता है। नेपाल के अंदर कुछ ताकतें चाहती हैं कि भारत पर आर्थिक निर्भरता कम की जाए। इसलिए हो सकता है कि भविष्य में लोकल खरीदो या विदेशी सामान कम लाओ जैसी नई मुहिम शुरू हो। लेकिन असली बात ही चुनौती यह होगी कि क्या नेपाल के स्थानीय बाजार इतनी सस्ती और आसानी से उपलब्ध चीजें दे पाएंगे जितनी भारतीय बाजार देते हैं। यही वजह है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत लग रही है। आने वाले महीनों में नेपाल की राजनीति, अदालत और सीमा पर रहने वाली जनता के बीच ऐसा टकराव देखने को मिल सकता है जो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में नई बहस छेड़ दे। आने वाले समय में इस पूरे मामले का असर सिर्फ बॉर्डर पर सामान खरीदने तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि यह नेपाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अभी जो फैसला रुका है वह आगे चलकर नेपाल के अंदर दो अलग अलग सोच की सीधी लड़ाई पैदा कर सकता है। एक तरफ वे लोग होंगे जो भारत के साथ खुली सीमा और आसान व्यापार को नेपाल की ताकत मानते हैं, और दूसरी तरफ वे ताकतें होंगी जो इसे नेपाल की कमजोरी बताकर ज्यादा सख्ती चाहेंगी। सबसे पहले असर नेपाल के बाजारों में दिख सकता है। अगर सरकार दोबारा किसी नए तरीके से सीमा पर रोक लगाने की कोशिश करती है तो लोग धीरे धीरे आधिकारिक रास्तों को छोड़कर छोटे अनौपचारिक रास्तों का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। इससे सरकार को टैक्स कम मिलेगा और सीमा पर तस्करी जैसी गतिविधियां अचानक बढ़ सकती हैं। यानी जिस फैसले से राजस्व बढ़ाने की उम्मीद थी, वही फैसला उल्टा नुकसान करा सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि नेपाल के युवा अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। आने वाले समय में यह मुद्दा जनता बनाम सत्ता का डिजिटल आंदोलन बन सकता है। खासकर तराई मधेश इलाके में लोग इसे सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि अपने रोजमर्रा के अधिकारों पर हमला बताने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो नेपाल की स्थानीय राजनीति में नए चेहरे उभर सकते हैं जो खुलकर इस नीति के खिलाफ खड़े होंगे। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि भारत इस पूरे मामले में खुलकर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन चुपचाप अपनी रणनीति बदल सकता है। भारत समझता है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सीमा व्यापार पर टिका है। इसलिए भविष्य में भारत सीमावर्ती इलाकों में अपने बाजार, सड़कें और सप्लाई सिस्टम और मजबूत कर सकता है ताकि नेपाल के लोगों की निर्भरता बनी रहे। यह एक साइलेंट स्ट्रैटेजी होगी जिसमें बिना बयान दिए जमीन पर असर बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा नेपाल की सरकार के लिए अंदर से पैदा हो सकता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसले में भी इस नीति को गलत ठहरा देती है तो यह सिर्फ एक कानूनी हार नहीं होगी। तब जनता के मन में यह धारणा बन सकती है कि सरकार ने बिना तैयारी और बिना जनता की जरूरत समझे फैसला लिया था। यही चीज भविष्य में चुनावी मुद्दा बन सकती है। और यहां सबसे चौंकाने वाली संभावना यह है कि आने वाले समय में नेपाल में सीमा राजनीति एक नया हथियार बन सकती है। हर नई सरकार भारत नेपाल सीमा को लेकर अलग अलग नियम लाने की कोशिश कर सकती है ताकि राष्ट्रवाद दिखाया जा सके। लेकिन जितनी बार ऐसा होगा उतनी बार सीमा पर रहने वाले आम लोग नाराज होंगे, क्योंकि उनके लिए यह राजनीति नहीं बल्कि रोज की जिंदगी का सवाल है। भविष्य में शायद नेपाल को यह एहसास हो जाए कि भारत के साथ उसका रिश्ता सिर्फ सरकारों का रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता बाजारों, परिवारों, भाषाओं और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। और इतिहास गवाह है, जब भी कोई सरकार जनता की आदतों और जरूरतों के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्ती करती है तो आखिर में जनता ही सबसे बड़ा फैसला सुनाती है।